हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। यूपी टीईटी और नई शिक्षक भर्ती को ध्यान में रखकर हम सभी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। 9वीं वीडियो है ये अंग्रेजी की। हमने हाथ से लिखा हुआ नोट अवेलेबल कराने की कोशिश की है, प्रतिदिन वीडियो अपलोड करते हैं। नाउन आर्टिकल्स हमने कवर किया है। प्रोनाउन की ये दूसरी वीडियो है। इसके पहले हमने पर्सनल प्रोनाउन पर चर्चा की थी। तो आइए आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल के द्वारा इंग्लिश के हाथ से लिखे हुए नोट और मैथ की वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर हम आते हैं। ये एक वर्ड आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा फिजिक्स में, जहाँ पर परावर्तन होता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाए जब, ठीक है, यानी कि यहाँ फिजिक्स वाला रूल ही काम करेगा। यानी कि सब्जेक्ट द्वारा किए गए, जो सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्मेंस हो रही है, उसका इफ़ेक्ट, उसका प्रभाव वापस सब्जेक्ट पर ही पड़ जाए, ठीक है, उसको ही हम, उसके द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव उसी पर पड़ जाता है। तो ऐसे में हम अगर किसी प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नाम से स्पष्ट है। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ही हर्ट, उसने घाव लगा लिया, चोट लगा लिया। और चोट लगाया किसको? हिमसेल्फ। हिमसेल्फ मतलब स्वयं को। तो हिमसेल्फ शब्द जो है वो ये बता रहा है कि सब्जेक्ट के द्वारा जो घाव लगाने का कार्य किया गया वो वापस सब्जेक्ट को ही कर दिया गया, यानी सब्जेक्ट खुद को घाव लगा लिया, चोटिल कर लिया। तो ही हर्ट हिमसेल्फ। जैसे आप कभी भोजन करते समय आपके दांतों के बीच में आपकी जीभ आ जाती है और आप उसे काट लेते हैं, तो आपने अपने आप को ही काट लिया, अपनी जीभ को काटा, अपने आप को तकलीफ पहुंचाया। यहाँ पर कर्ता कौन है? आप खुद हैं, और ऑब्जेक्ट भी आप हो गए, क्योंकि आपके ऊपर एक कार्य कर दिया गया। तो इसी केस में, ऐसी परिस्थितियों में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अगर सिंगुलर है तो सेल्फ शब्द लगाएंगे, और अगर प्लूरल है तो सेल्व्स लगा देंगे, ठीक है। तो 11 लोगों की टीम है, अगर कोई मैच खेले और सभी लोगों ने खराब प्रदर्शन किया और वो पूरी टीम हार गई, तो वो अपने आप को ही हरा दिए। अवर सेल्ज हो जाएगा, OUR अवर, और उसके बाद SELVES सेल्ज हो जाएगा। आपको ये ध्यान देना है, जो मैंने इसके पहले पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया था, तो आई बताया था, वी बताया था। तो आई में माई एक तीसरा नंबर का पॉजिटिव केस जो है, आई मी माई, तो माई में सेल्फ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सेल्फ। अब आप कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव बनता कैसे? तो मैं वही बता रहा हूँ कि आई का जो बनेगा वो माई सेल्फ बनेगा। जैसे मैंने अपने आप को छुट्टी कर लिया तो आई हर्ट माई सेल्फ। वी है तो वी का तीसरा क्या होगा? वी अस अवर। तो अवर में आप सेल्फ नहीं लगाएंगे, सेल्व्स लगाएंगे, SELVES लगाएंगे, ठीक है। सिंगुलर में सेल्फ लगाएंगे और प्लूरल में सेल्व्स लगाएंगे, SELVES। उसी तरह आई वी के बाद यू होता है, तो यू का तीसरा होता है योर, यू योर। अब योर देखिए, अगर आप अकेले हैं तो योर सेल्फ, और अगर आप बहुत लोग हैं आपके साथ, बहुत तुम लोग हैं, तो योर सेल्फ की बजाय योर सेल्फ हो जाएगा। यानी योर में सेल्फ और सेल्फ दोनों ही जुड़ता है, डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितने लोग हैं। उसके बाद ही आता है। मैं ये बता रहा हूँ कि रिफ्लेक्सिव कैसे बनेगा। तो ही का एक होता है हिम, ही हिम, तो हिम में बनता है, हिज में नहीं लगता है, हिम में, तो हिम सेल्फ बनता है। क्या बनता है फ्रेंड? हिम सेल्फ। अगर सी है तो उस लड़की के लिए हो जाएगा तो HER हर, और उसमें सेल्फ लगा देंगे, ठीक है। दे है तो दे में लगा देंगे, दे का बनाएंगे देम, THEM, और ये प्लूरल है तो इसमें SELVES लगा देंगे, देम सेल्ज, प्लूरल होने के नाते। आपने समझा रिफ्लेक्सिव कैसे बन रहा है? यानी कि सेल्फ और सेल्फ लगाकर जब सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव वापस सब्जेक्ट पर पड़े। आपके एग्जाम में 4 शब्द रख दिया उसने, माई रख दिया, योर रख दिया, योर सेल्फ रख दिया, और ही रख दिया। तो अब आपसे पूछा रिफ्लेक्सिव कौन है, तो आप तुरंत बताएंगे योर सेल्फ। समझ में आई बात? तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं, इम्फैटिक। और बड़ी अच्छी बात है कि इम्फैटिक प्रोनाउन भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होते हैं, ये किसी प्रयोग के आधार पर। यानी कि जब सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव वापस सब्जेक्ट पर पड़ता है तो रिफ्लेक्सिव, अभी आपको बताया। और जो मैं दूसरा बता रहा हूँ ये इम्फैटिक है, ये स्वयं का महत्व बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और इसका प्रयोग सब्जेक्ट के जस्ट बाद कर दिया जाता है। यानी इन दोनों जगह को आप ध्यान से देखिए, यहाँ हिमसेल्फ है, यहाँ भी हिमसेल्फ है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के रूप में है,
यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जनरली ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इम्फेटिक प्रोनाउन में अपना महत्व बढ़ाया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री ने खुद स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, खुद झाड़ू लगाया, तो आप बताइए प्रधानमंत्री होकर खुद झाड़ू लगा रहे हैं, तो खुद जो शब्द है ये प्रधानमंत्री की महत्ता को बढ़ा रहा है, बता रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, तो मैं यही बता रहा हूँ कि यही शब्द जो है ये भी स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं और ऊपर भी स्वयं के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, लेकिन इम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट की महत्ता को बढ़ाता है, ठीक है, उसको मतलब जोड़ देता है एक प्रकार से, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे देखिए ही हिमसेल्फ केम टू सी मी, वह खुद मुझे देखने आया। जैसे मान लीजिए आपकी तबीयत खराब और आपके चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ आपको देखने आ जाते हैं, तो आप कहेंगे वो खुद मुझे देखने आ गए, आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे अगर आपकी थोड़ी सी तबीयत, ऐसा हालांकि नहीं होने वाला है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए और आ जाए, तो आप कहेंगे कि चीफ मिनिस्टर खुद आ गए, तो आप मतलब खुद शब्द से क्या मतलब जाहिर करना चाहते हैं, महत्व बढ़ा रहे हैं चीफ मिनिस्टर शब्द का, ठीक है। तो सी हरसेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन, उसने खुद ये सवाल लगा दिया। जैसे कक्षा 1 का बच्चा है, अगर वो आपको 10 तक या 20 तक आपको पहाड़े सुना देता है, तो आप कहेंगे वो खुद इतना लिख कर ला देता है, तो आप कहेंगे ये इस बच्चे ने खुद लिखा है ये टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसका महत्व बढ़ा रहे हैं, यानी ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज़ होते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन, ये बिल्कुल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे होते हैं उसी तरह बिल्कुल ये बनाए भी जाते हैं, बस ये है कि ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगते हैं, जैसे ही और शी के बाद आप देख रहे हैं, और ये ऊपर वाला जो इनफैक्ट रिफ्लेक्सिव है ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। मुझे लगता है ये दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन पे आते हैं। ये सिर्फ 2 हैं, एक ईच अदर है और एक वन अनदर है, ठीक है। इन दोनों का मतलब होता है एक दूसरे को, हिंदी होती है एक दूसरे को, ये दोनों खुद ही मिलके बनते हैं 2 शब्दों से, आप देख ही रहे हैं, एक दूसरे को। इन दोनों का अर्थ होता है किसका फ्रेंड, ईच अदर का और वन अनदर, इन दोनों को ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। इनके अंतर्गत यही 2 प्रोनाउन आते हैं और इनका मतलब होता है एक दूसरे। अब आप कहेंगे दोनों का मतलब सर एक दूसरे होता है, तो अंतर क्या है भाई? अंतर ये है कि ईच अदर का प्रयोग 2 के लिए होता है, जब 2 लोग सिर्फ रहें। ईच अदर, जो ईच अदर है ये अलग अलग वर्ड है, ईच अलग है, अदर अलग है, ये 2 लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। कितने लोगों के लिए? 2 लोगों के लिए। और अगर वन अनदर है, वन अनदर, ये जो वन अनदर है ये 2 से अधिक लोगों के लिए। कितने लोगों के लिए? 2 से अधिक लोगों के लिए। जैसे मान लीजिए 4-5 बच्चे हैं, ठीक है, और 4-5 बच्चे एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है। जब 4-5 बच्चे एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं तो इस बात को आप अंग्रेजी में लिखेंगे दे आर फाइटिंग विथ वन एनदर। वन एनदर क्यों? क्योंकि कई लोग हैं, पता नहीं है आपको। तो जब भी इसका मतलब मैंने भी आपको बताया एक दूसरे को, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड? एक दूसरे को। इस शब्द को पढ़िए, माई पेरेंट्स लव ईच अदर, मेरे माता पिता एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो अब आप कहेंगे सर यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स का मतलब माता पिता, और आपके कई माता पिता हैं, कुल मिलाकर कितने होंगे दोनों लोग एक दूसरे को? तो 2 होंगे, माता और पिता 2 लोग हैं, तो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो यहाँ पर 2 लोगों के बीच यहाँ पर लव है, यहाँ पर इसलिए हमने ईच अदर का प्रयोग किया है। और अगर माई फैमिली मेम्बर्स आपने कर दिया, मेरे परिवार के सदस्य, तो मेम्बर्स में कई सदस्य हो सकते हैं, आपकी बहन, आपके भाई, आपकी बीवी, आपके बच्चे, बहुत सब हो सकते हैं। तो इस दौरान आप माई फैमिली लव वन अनदर हो जाएगा, ऐसे करेंगे। यानी कि वन अनदर का प्रयोग 2 से अधिक के लिए होता है और ईच अदर का प्रयोग 2 के लिए होता है। ये दोनों ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। इसका हिंदी मतलब होता है एक दूसरे को। तो आई थिंक ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अगला है। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत हम किसी की ओर संकेत करते हैं। जैसे एक दूर पंखा है तो मैं कहूँगा दैट इज़ अ फैन, वो एक पंखा है। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत 4 प्रोनाउन आते हैं, सॉरी डिमोन्स्ट्रेटिव मुझे कहना है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है इशारा। अभी डिमोन्स्ट्रेट वर्ड का हिंदी खोजेंगे तो वही होता है संकेत करना। तो ये प्रोनाउन जो है ये संकेत करते हैं नाउन की ओर, ठीक है। जैसे वह एक पंखा है, वह एक बंदर है, वह एक कुत्ता है, ठीक है, दूर से आप कह रहे हैं तो आप दिस इज़ अ बॉय या दैट इज़ अ बॉय कहेंगे। दिस या दैट, यह और वह के लिए नज़दीक। आपने छोटे रहे होंगे जब आप 1-2 में पढ़े होंगे तो दिस और दैट से शुरुआत किए होंगे, ठीक है। हालांकि उस समय आप नहीं जानते होंगे कि ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, बाद में आपको पता चला होगा या आज पता चल रहा है। दिस दैट, इन दोनों का मतलब होता है सिंगुलर के लिए यूज़ होंगे, नज़दीक के लिए दिस, और इसी दिस का प्लूरल दीज है,
और दैट दूर के लिए होता है और इसका प्लूरल होता है दोज। ठीक है, तो आसान है, कुछ इसमें कठिन नहीं है। दिस, दैट, दीज और दोज। अब एक कलम है तो दिस इज़ अ पेन, और अगर कई कलम रहेगा तो दीज आर पेन्स हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर उन्होंने लिखा है दिस इज़ अ कार, यह एक कार है। तो और यहाँ पर देखिए कार की ओर संकेत किया जा रहा है कि यह एक कार है, तो इसलिए हमने यहाँ पर दिस का प्रयोग किया है। अब एक चीज़ और है कि यही अगर कार की जगह पर कार्स रहता, कई कारें रहता, तो दिस की जगह पर मैं क्या करता, दीज कह देता, यानी कि यह इसका बहुवचन है। ठीक है, दिस और दीज, ये और यह। ठीक है, दैट और दोज, दैट मतलब वह और दोज मतलब वो। तो ये 4 फ्रेंड्स होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा, आपने एडजेक्टिव पढ़ा होगा। एडजेक्टिव अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, इसके पहले मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। एडजेक्टिव नाउन के ठीक पहले प्रयुक्त होते हैं। किसके पहले ठीक पहले आते हैं? नाउन के पहले, नहीं नाउन के ठीक पहले। अब देखिए, यही दिस, यही दैट, यही दीज और यही दोज अगर किसी नाउन के पहले प्रयोग किए जाए, किसी नाउन के पहले, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। ठीक है ना, जैसे मैंने कह दिया यह बैट मेरा है, तो यह बैट मेरा है, तो दिस बैट मेरा अधिकार है, मेरा। तो मैंने आपको बताया प्रोनाउन का चौथा केस लगेगा माइन। दिस, अरे कहाँ चला गया, मैंने लिखना था दिस बैट इज़ माइन, दिस बैट इज़ माइन, यह बैट मेरा है। तो यहाँ पर जो दिस है ये ठीक नाउन के पूर्व आ रहा है, तो अब ये एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड? एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन के पहले आ रहा है। तो आप इस चीज़ को भी नोटिस करेंगे कि उसका प्रयोग कहाँ हो रहा है। मैंने आपको बताया ना कि अगर आप शादी में जा रहे हैं दूल्हे बनकर, तो दूल्हे वाला पोशाक पहनेंगे, और अगर आप विद्यालय जा रहे हैं तो विद्यालय में शिक्षक का एक पोशाक पहनेंगे। तो यह आप हर जगह अलग अलग प्रयोग किए जाएंगे। तो दिस इज़ अ कार, अगर ये वर्ब के ठीक पहले प्रयुक्त होता है सब्जेक्ट के रूप में, तभी ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, दिस, दैट, दीज और दोज। और अगर ये नाउन को लेकर आते हैं, एक नाउन के पहले प्रयोग हो रहे हैं, तब आप इनको समझेंगे कि ये एक एडजेक्टिव हैं। ठीक है, दोज बॉयज, वो लड़के, आर लकी, वो लड़के बड़े भाग्यशाली हैं। मैंने एक वर्ड यहाँ पर, मैंने एक यहाँ पर सेंटेंस लिखा, तो मैंने दोज बॉयज के पहले प्रयुक्त किया। बॉयज क्या है? बॉयज क्या है? नाउन है, और इसके ठीक पहले आ रहा है दोज, तो भाई ये तो नाउन के ठीक पहले प्रयुक्त हो रहा है, तो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा, मतलब इसको आप इसको आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर ये सिंगल ऐसे प्रयोग होते हैं, दोज आर द बुक्स, वो किताबें हैं जो मैंने बैग में पाई थी। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको समझ में आ जाए। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में अंतर, ये बात तो मैंने अभी आपको क्लियर ही की। अगला प्रोनाउन है इंडेफिनिट, अनिश्चित। ये किसी ऐसे सब्जेक्ट को बताते हैं जिसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं रहती। जैसे आप सोए हैं, और सोए में आपको किसी ने, जैसे आप जब बच्चे रहे होंगे 5 में 6 में 8 में 10 में पढ़ते रहे होंगे, तो आपने या आपके दोस्त ने, कभी कभार आप क्लास में सोए रहे होंगे तो पीछे से किसी ने एक चांटा लगा दिया होगा। ठीक, और आप पीछे मुड़ कर देखेंगे कि किसने मारा, किसने मारा। अब आपको किसी ने मारा, आपकी नींद टूट गई, लेकिन आप ये पता नहीं चला, तो आपने कहा ना कि कौन मुझे मारा, कौन, तो ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन किसी ने तो आपको मारा ना, तो कार्य तो हुआ। किसने किया ये निश्चित नहीं है। तो ऐसे केस में इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग होता है जब सब्जेक्ट के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। कोई, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली, पता नहीं किसने चुरा ली। तो ये बात है इंडेफिनिट प्रोनाउन की। किसकी फ्रेंड्स? इंडेफिनिट प्रोनाउन की। ये प्रोनाउन क्या करते हैं? अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को प्रकट करते हैं। इसमें देखिए सम है, समवन है, कोई, समवन, कोई, सम कुछ, आल सभी। ठीक है, वन मतलब कोई या प्रत्येक। अब प्रत्येक में कौन प्रत्येक पता नहीं, अ फ्यू कुछ, अदर्स, मतलब ना सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं हो रहा है, कई लोग हैं काम करने वाले, और ये यहाँ पर क्लियर नहीं है। ठीक है, तो यह बात आप याद करिएगा, याद रखिएगा। ये शब्द जो हैं ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया है। सम हैव ज्वाइन द पार्टी, कुछ लोगों ने पार्टी को ज्वाइन कर लिया। भाई अब कुछ लोग में कौन कुछ लोग, पता नहीं कौन कुछ लोग हैं। ठीक, समवन हैज स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है, किसी ने चुराई है। अब किसने चुराई है क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर क्लियर नहीं है, तो ये इंडेफिनिट, अनिश्चित। यही तो अनिश्चित है भाई,
अगला है इंट्रोगेटिव, बहुत आसान है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत ऐसे प्रोनाउन को हम रखते हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। कितना आसान है, कोई प्रश्न पूछा जाता है, हु इज ही या हु आर यू, ठीक है, ये भी हो सकता है कुछ भी, मतलब आप जिससे प्रश्न पूछने के लिए एज ए सब्जेक्ट आप यूज करते हैं, ठीक है। जिन प्रोनाउंस का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे हु इज ही, व्हाट इज़ हर नेम, उसका नाम क्या है। यहाँ ये दो अलग अलग लोगों के लिए है, ही कोई और है और यहाँ हर कोई लड़की के लिए है, ठीक है। तो ये बड़ा आसान प्रोनाउन है, इनका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये आपने आज प्रोनाउन को कवर कर लिया। तो ये आज जो मैंने प्रोनाउन बताया, अब इसके अलावा भी कुछ प्रोनाउन है। जैसे अब ये प्रश्न पूछेगा आपके एग्जाम में कि हु कौन सा प्रोनाउन है, ठीक है। अभी आगे मैं आपको जब पढ़ाऊंगा रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये भी सिद्ध करूंगा कि हु रिलेटिव प्रोनाउन कैसे है। और यही एग्जाम में आपको पूछेगा, एक वाक्य लिख देगा और पूछ देगा हु बताओ क्या है, और हु के बाद नीचे दोनों ऑप्शन रखेगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है या रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे तो फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप इन चीज़ों को समझिए। अभी यहाँ पर मैंने सिर्फ इंट्रोगेटिव की बात की है, तो प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगेगा लास्ट में, तो आप काफ़ी हद तक पकड़ लेंगे। लेकिन हु के बाद अगर क्वेश्चन मार्क ना लगे तो शंका है, शंका आ गया, क्लियर है कि वो रिलेटिव प्रोनाउन ही है। क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन, उसको हम आगे वाली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि हम आपको बहुत लंबा वीडियो बनाकर बोर नहीं करना चाहते। बस आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को शेयर कर दिया करिए। हम वीडियो का टारगेट बनाते हैं कम से कम 1000 व्यूज़ हो जाए, कम से कम 100 लाइक्स हो, और उम्मीद है कि आप लोग इस टारगेट को कभी न कभी जरूर पूरा करवा देंगे। आप अगर शिक्षक भर्ती या किसी भी कंपटीशन के लिए अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो आप इन नोट्स के सहारे अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। आप इस नोट को पढ़िए, 8-9 वीडियो मैंने बनाई है, उनको देखिए, और बिल्कुल क्रम से वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो आप लोग फ्रेंड्स को भी अपने कनेक्ट करिए, इस चैनल से जोड़िए। हम लोग बढ़िया से मैथ और इंग्लिश कवर करेंगे और बिल्कुल कंसेप्चुअल वीडियो आपके सामने लाएंगे, जो बिल्कुल आपके अंदर का जो डाउट है या डर है सबको ख़त्म कर देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ के साथ। गुड बाय।